ये वीडियो नए इन्वेस्टर्स के कुछ सवाल होते हैं उनके मन में, उसको एड्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे नए इन्वेस्टर्स जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके मन में ये सवाल होता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें कि मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने से किस तरह का रिटर्न बन सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या बन सकता है। तो ये वीडियो आपके इन सवालों को एड्रेस करने के लिए ही है। यहाँ पर मैं रियल पीपल रियल रिटर्न के साथ आपके इस सवाल का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फाइनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू 1000 इन्वेस्टर्स से भी ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ा है जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। मैं को ऑथर हूँ अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूँ इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो सवाल ये है कि मिड कैप और लार्ज कैप में कितना का फर्क होता है और क्यों मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लार्ज कैप वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, तो उसको आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब मिड एंड स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और कई बार ये साइक्लिकल नेचर के होते हैं, मतलब 2 साल 3 साल तक परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद से 2-3 साल तक परफॉर्मेंस उसमें नहीं आता है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ निपॉन के 2 फंड के विषय में और मैं ये स्टोरी आपको कवर करूँ, मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ उसके पहले एक कहानी आपको बताना चाहूँगा कि एक बार की बात है कि निपॉन का विजन फंड, जो पहले रिलायंस विजन और रिलायंस ग्रोथ फंड कहा जाता था, ये दोनों ही फंड 10 साल के परफॉर्मेंस में वर्ल्ड के टॉप 10 में आए थे, फर्स्ट और सेकंड। और इन दोनों फंड के फंड मैनेजर इत्तेफाक से सुनील सिंघानिया हुआ करते थे। तो सुनील सिंघानिया से ये पूछा गया कि आपके दोनों फंड्स इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, आपको कैसा लग रहा है। सिंघानिया जी का ये कहना था कि देखिए सर, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड का टॉप 10 परफॉर्मिंग फंड्स में फर्स्ट और सेकंड फंड्स मेरे ही हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपने करियर में 23% CAGR रिटर्न जनरेट किया, लेकिन मेरा जो एंड यूजर इन्वेस्टर है वो हार्डली 13% का रिटर्न लेकर के यहाँ से निकल पाया। उसका वजह ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते तो हैं लेकिन कभी अपने ज़रूरत के हिसाब से लोग निकलते रहते हैं। तो इस वजह से जो एक्चुअल बेनिफिट उन लोगों को मिलना चाहिए 23% CAGR का, वो उनको नहीं मिला और इसका मुझे अफसोस है। मुझे तो अवार्ड मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे इन्वेस्टर्स को मैंने जो रिटर्न जनरेट किया वो ट्रांसमिट नहीं हो पाया, इसका मुझे अफसोस है। तो आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो इत्तेफाक से इंडिया के बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जो इतने लंबे समय तक 1995 में रिलायंस का विजन फंड और रिलायंस का ग्रोथ फंड आया था और वहां से आज तक इस फंड में इन्वेस्टेड हो, ऐसे बहुत गिने चुने लोग इंडिया में मिल सकते हैं। तो इत्तेफाक से मेरे फ्रेंड लिस्ट में मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा, अंकल आंटी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिलायंस के विजन फंड में 1995 से अब तक इन्वेस्टेड हैं और मैं इनका जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूं कि विजन फंड और ग्रोथ फंड में इन्हें क्या रिटर्न मिला है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको ये भी दे सकता हूं कि आप देख सकते हैं इसका फैक्ट से, जिसमें विजन और इसका परफॉर्मेंस दिया हुआ है। मैं फिलहाल के लिए आपको ये बता दे रहा हूं कि अंकल ने विजन फंड में 1000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट किया था और उस 1000 रुपये का वैल्यू अभी 1,01,642 रुपया है 1995 से अब तक। और इनका 1000 रुपया रिलायंस का ग्रोथ फंड, जो कि अभी निपॉन ग्रोथ फंड है, इसमें इन्होंने 1000 रुपये डाला था। उस 1000 रुपये का वैल्यू 2,88,000 रुपया है। अब इसी फंड में अगर इन्होंने SIP किया होता तो मालूम है कितना रुपया हो सकता था। सिर्फ 1000 रुपये की SIP 1995 से अभी तक अगर कंटिन्यू की गई होती तो ये बनता 1,74,00,000 रुपया और CAGR रिटर्न बनता 22.61%। और अगर हम बात करें विजन फंड की, तो विजन फंड में 1000 रुपये की SIP 75 लाख रुपये दे सकता था। यानी कि आप समझिए कि किसी के लाइफ की पूरी प्लानिंग सिर्फ 1000 रुपये से हो सकती थी। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कमाल। अब मैं जानना चाहूंगा अंकल से कि उन्हें क्या ऐसी प्रेरणा जागी थी
कि उन्होंने रिलायंस के विजन फंड और रिलायंस के ग्रोथ फंड को चूज किया था और ऐसा क्या रहा कि वो इतने दिनों तक इस फंड में इन्वेस्टेड रहे। तो चलिए मैं बात करता हूँ सर से। अंकल का नाम है अशोक कुमार हिरावत और आंटी का नाम है मुन्नी देवी हिरावत। तो इनके नाम से इन्वेस्टमेंट है। अंकल आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि देखिए आगे को सबसे मैं नमस्कार देता हूँ। देखिए कारण ये है कि मैंने इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के कुछ शेयर किए। अच्छा अच्छा तो उसमें मेरे को अच्छा रिटर्न अच्छा अच्छा रिटर्न मिला। तो फिर रिलायंस के ये आए अच्छा तो मैंने उसमें उनको 1000 रुपये का तो बोलते हैं कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बढ़ रहे थे, घट तो रहे थे नहीं थे। तो मैंने इसको कहा ठीक है पड़ा रहने दो, अपने को कोई नुकसान तो है नहीं, देखने से मालूम चलता है कि बढ़ रहा है, चाहे वो कितना भी बढ़े वो एक अलग बात हो जाता है। इसके लिए मैंने उसको तैयार नहीं। तो वो 1000 रुपये लगा, अभी अभी वो 50,000 मिल रहा है या 60,000 मिल रहा है, 80,000 मिल रहा है, तो बिल्कुल दिया ही अपने को। इसलिए पड़ा है वो। अच्छा इतना वो कोई जरूर था नहीं कि वो रुपये से ही मेरा काम चलेगा, नहीं मेरा काम अटका हुआ है, इसलिए पड़ा रहा है। अंकल आपको किसी ने एसआईपी के विषय में कभी नहीं बताया था, इसकी वजह से शायद आपने SIP और उस समय में एसआईपी हुआ भी नहीं करता था। 1995 में एसआईपी का कंसेप्ट इंडिया में नहीं था। अदरवाइज अगर एसआईपी का मैंने किया गया होता तो इस तरह का रिटर्न बन सकता था। तो वी आर लकी कि हमारे ज़माने में एसआईपी है। मतलब एक ऐसा मैंने साधारण सा चीज़ मैंने है तो ऑर्डिनरी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है क्योंकि उसमें डिसिप्लिन है। थैंक यू सो मच अंकल। तो ये है आपको मैंने बताया कि रिलायंस का विजन और रिलायंस का ग्रोथ फंड का परफॉर्मेंस। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं इसी तरह के इंस्पायरिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने के लिए और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।